जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग डेथ ट्रैप के अंदर गिरते गिरते भी माउल को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ ट्रैप के अंदर से निकल रही बहुत ही ज्यादा पावरफुल साउंड वेव्स की वजह से लुओ फेंग अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और उस डेथ ट्रैप के अंदर खींचा चला गया था, जहां कैसे ना कैसे करके वो खुद को संभालता है और अपनी कॉन्शियसनेस वापस आ जाने के बाद डेथ ट्रैप के अंदर से निकलने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाता। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस डेथ ट्रैप के अंदर जाएगा, जहां जाने पर वो एक और डेथ ट्रैप के अंदर चला गया था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि एक ट्रैप के अंदर दूसरा ट्रैप क्या कर रहा है। अब इससे पहले कि वो दूसरे डेथ ट्रैप के अंदर गिरने के बाद खुद को संभालते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर पाता, तभी ही उसकी आंखों के सामने उस दूसरे डेथ ट्रैप का एंट्रेंस फौरन से बंद हो जाता है। ये देखकर फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो भी ये देखते हुए हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास गोल्डन कलर का ओरा आने लगता है, जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। फेंग उसे पढ़ने की कोशिश करता है पर उसे ये समझ नहीं आता और फिर वो उस गोल्डन ओरा को देखता है जिसके अंदर से ये सारे वर्ड्स बाहर आ रहे थे। उसे देखते हुए फेंग अपने मन में कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीमन माउंटेन के डेथ ट्रैप के अंदर भी कोई ऐसी जगह हो सकती है, पर आखिर ये है क्या। अब क्योंकि फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो बबाता से पूछता है, बबाता ये कौन सी जगह है। बबाता वहां पर अपीयर होती है और उस जगह को गौर से ऑब्जर्व करने लगती है और अच्छे से चेक कर लेने के बाद वो फेंग को बताती है, मैं इस जगह को नहीं जानती, पर वो उसे बताती है कि जब इस जगह का एंट्रेंस बंद हुआ तभी से हमारे सिग्नल्स भी ब्लॉक हो गए हैं, यानी कि अब हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जगह एक तरह की सीक्रेट स्पेस है जो यूनिवर्स के यूनिकनेस इन्वायरमेंट की वजह से फॉर्म हुई। बेसिकली ये जगह एक कल्टीवेशन रूम है और यहाँ के ओरा और इन सारी वर्डिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी कल्टीवेशन करती रही है, या हो सकता है कि कई सारे वॉरियर्स यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहे हों। बबाता की ये बातें सुनकर फेंग हैरान हो जाता है और कहता है ये कल्टीवेशन प्लेस है। और फिर साथ ही उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो दो लोगों की कन्वर्सेशन से उन्हें पता चला था कि ये पूरा डीमन माउंटेन असल में एक इनहेरिटेंस प्लेस है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने भी यहाँ के फॉरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस पाने के लिए ही इस जगह पर कब्जा किया है। वो सारी बातें याद करते हुए फेंग कहता है, क्या यानी कि ये वही फॉरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस है। इस पर वो बातों से कहती है, हाँ ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तुम वाकई बहुत लकी हो। इस पर फेंग कहता है, हाउएवर अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि माउल ने मुझ पर अटैक किया था। वो जरूर बाकी सभी पर भी अटैक करके उन्हें जान से मारने की कोशिश करेगा, पर अब मैं उन्हें यहाँ से वॉर्न नहीं कर सकता। ये कहते हुए फेंग को माउल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके पाँव के नीचे से हलचल होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो बाता और फेंग दोनों हैरान हो जाते हैं। इतने में ही धीरे धीरे करके फेंग के पाँव के नीचे से काफी सारी सीढ़ियां उसके सामने अपीयर होती है, जो सीधी उसी गोल्डन लाइन की तरफ आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे करके वो उस गोल्डन लाइट में इंटर हो जाती है तो उसके अंदर से अब और भी ज्यादा ओरा बाहर निकलने लगता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चोके वो आके फेंग के साथ टकराती है, जिससे तो फेंग को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी से उसकी सोल ही निकल जाएगी और वो एक ही जगह पर स्टक हो गया था। तभी उस गोल्डन लाइट के अंदर से एक आवाज आती है जो बोल रही थी, आगे बढ़ो, डीमन वॉइस की इनहेरिटेंस को हासिल करो। ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल इनहेरिटेंस में से एक है, जिसे हासिल करने के लिए तुम्हारी सोल का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल बीइंग्स आए, लेकिन उनमें से कोई भी कंप्लीटली इस इनहेरिटेंस को नहीं ले पाया और ना ही कोई जिंदा बचकर यहाँ से जा सका और एट द एंड वो सभी स्केलेटन्स के ढेर में बदल गए। ये जो वॉइस ओवर आ रहा होता है इसे सुनते हुए फेंग कहता है, डीमन वॉइस। ऐसा महसूस होता है कि ये पहले वाली से अलग है, लेकिन मैं इस वॉइस की बातों को समझ पा रहा हूँ। फेंग उस वॉइस की सारी बातें सुनते हुए एक ही जगह पर फ्रीज रहता है और जैसे उस वॉइस की बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो फेंग की सोल के ऊपर से अपना सारा प्रेशर हटा लेती है और फेंग को दोबारा से नॉर्मल कर देती है। पर इतने में हम देखते हैं कि फेंग का सांस बुरी तरह से फूल चुका होता है। जैसे जैसे वो डीमन वॉइस उसे ये सारी बातें बता रही थी वैसे वैसे फेंग के माइंड में वो सारे सिनेरियोज आ रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स आए होंगे और वो सारे के सारे मारे गए, क्योंकि एक इमोर्टल बीइंग कोई मामूली वॉरियर नहीं होता, पर वो भी इस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब फेंग कहता है, भले ही यहाँ से इमोर्टल बीइंग्स नहीं जा पाए, लेकिन मैं अभी भी जा सकता हूँ। मेरे दोस्तों को अभी भी मेरी जरूरत है। ये कहते हुए फेंग फ्लाई करते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से इस जगह पर फ्रीज हो जाता है जैसे पहले हुआ था और फिर उस गोल्डन लाइट के अंदर से कुछ शॉकवेव्स निकलती हैं और दोबारा से फेंग वहीं उन सीढ़ियों के ऊपर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। मानो कि जैसे ये वॉइस उसके माइंड के साथ खेल रही हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कहता है, ये क्या हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, पर फिर मैं दोबारा यहाँ कैसे।
और मेरे यहाँ आने तक मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अब क्योंकि फैंग को कुछ भी समझ नहीं आया था इसलिए वो दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो सीधा उस गोल्डन लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद दोबारा से फैंग के ऊपर साउंड वेव्स का अटैक होता है और वो फिर से एक जगह पर फ्रीज हो गया था और फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से उसने फ्लाई करना शुरू किया था। और इस बार भी उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। तो इसलिए अब फैंग कहता है ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई एग्जिट नहीं है, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ सकता हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही फैंग उन सीढ़ियों के ऊपर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके अंदर से काफी सारा गोल्डन ओरा बाहर निकलता है और फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ झुकने भी लगता है। और अब इससे फैंग को समझ आ जाता है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ डीमन वॉइस भी बोल रही होती है इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो, ट्रेन करो, इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। वो डीमन वॉइस लगातार ये बात दोहराती जा रही होती है और साथ ही साथ फैंग के इनर वर्ल्ड में जाकर उसके कोर के ऊपर काफी सारे गोल्डन वर्ड्स भी लिखना शुरू कर देती है, जो कि कई सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिन्हें अगर फैंग समझ ले तो वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और जैसे जैसे फैंग इन सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसे और भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मिलते जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स भी हो सकती है। पर अभी के लिए उसे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीमन माउंटेन का सीन, जहां पर रोंगजुन और लाइट वुका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां पर किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। इसलिए रोंगजुन कहता है कौन है वहां। तो इस पर एक पर्सन धीरे धीरे करके शेडोज के अंदर से बाहर निकलता है, उनकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है रोंगजुन, वुका, क्या कोइंसिडेंस है। हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि माउल है। ये बोलकर वो फ्लाई करता हुआ सीधा उन दोनों के पास आ जाता है। वही हम देखते हैं कि रोंगजुन और लाइट वुका तो फाइटिंग मूड में आ चुके थे, पर माउल को देखने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। जहां लाइट वुका उससे पूछती है तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर फाइटिंग मार्क्स हैं, क्या तुमने बोलन के ट्रेसिस को ढूंढ लिया। जब लाइट वुका उससे ये पूछ रही होती है तो हम देखते हैं कि माउल ने अपनी कमर के पीछे उन दोनों पर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को रेडी कर रखा था, पर अब क्योंकि वो दो लोग हैं इसीलिए वो उन पर अटैक ना करने का डिसाइड करता है और अपने वेपन्स को छुपा लेता है। और बड़ा ही पोलाइट होते हुए लाइट वुका की बात का नाम में सर हिलाते हुए आंसर करता है और कहता है यहाँ पर पहले ही इल्यूजन मॉन्स्टर से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बोलकर वो उन दोनों के और भी ज्यादा करीब चला जाता है। तभी लाइट वुका उससे कहती है हाँ, यहाँ पर जिंदा रह पाना ही बहुत मुश्किल है। और फिर वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने के बाद कहती है अगर हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो जरूर बोलन भी बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में होगा। लाइट वुका और रोंगजुन की आपस की ये कन्वर्सेशन सुनकर कमीने माउल के माइंड में एक आइडिया आता है, इसलिए वो उन दोनों से कहता है तो इसीलिए अब हमें और एक सेकंड के लिए भी डिले नहीं करना चाहिए, चलो फिर से अलग अलग होकर बोलन को ढूंढना शुरू करते हैं। उसकी इस बात पर लाइट वुका और रोंगजुन दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर वो दोनों जैसे ही वहां से जाने के लिए माउल के नजदीक से गुजर रहे होते हैं तो रोंगजुन की नजर पड़ती है माउल के शोल्डर पर, जहाँ से उसका आर्मर काफी ज्यादा डैमेज होता है। और उस डैमेज हुई जगह को देखकर रोंगजुन को समझ आ जाता है कि आखिर ये किस अटैक से हुआ होगा, तो इसलिए उसके माइंड में फैंग के स्पिरिचुअल वेपन्स की इमेज आती है, जिससे रोंगजुन को यह समझ आ जाता है कि इसकी फैंग के साथ फाइट हुई थी। पर अभी के लिए वो माउल से इस बारे में नहीं पूछता और अपने मन में ही ये बात रखते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो वहां से जाने से पहले लाइट वुका से कहता है वुका बी केयरफुल। और साथ ही ये दोनों इशारों इशारों में भी कोई बात करते हैं जिसके बारे में माउल को पता नहीं लग पाता। लाइट वुका हाँ में सर हिलाती है और फिर ये दोनों तेजी के साथ वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद माउल जो कि अपने फेस पर फेक स्माइल रखे हुए था वो एकदम सीरियस मूड में आ जाता है और कुछ सोचने लगता है, और वो क्या सोच रहा होगा ये तो हम सब जानते ही हैं। जो सोचने के बाद वो दोबारा से ईविल स्माइल करता है और फिर अपने वेपन्स को रेडी करते हुए लाइट वुका को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि लाइट वुका और रोंगजुन दोबारा से इस जगह पर वापस आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को अपना सर हिलाते हुए इशारा करते हैं और फिर ये दोनों एक साथ माउल का पीछा करने लग जाते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को। अब क्योंकि उसके पास इनहेरिटेंस को हासिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाते हुए इन सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ रहा होता है। पर यहाँ पर कुछ कदम आगे बढ़ने पर ही उसकी टांगे कांप रही होती है और पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। फैंग से अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा होता, पर फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। एक तो उसके ऊपर यहाँ की इतनी ज्यादा फोर्स लग रही है और दूसरा ये डीमन वॉइस उसकी कॉन्शियसनेस को निगलने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो खुद को संभालते हुए कहता है इस डीमन वॉइस के अटैक्स अब और भी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। ये कहते साथ ही फैंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो इतनी ज्यादा तकलीफ में होता है, कहता ये पियर्सिंग पेन, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कॉन्शियसनेस को खा जाएगा। फैंग यहाँ पर किस कदर पेन में है ये हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
पर ये पेन इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और अपने घुटनों पर आ गया था। तो बोबाता उसके पास आते हुए उसे हिम्मत देते हुए कहती है, लुओ फेंग, जैसे जैसे तुम इस डीमन वॉइस के साथ फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर बने हुए गोल्डन पैटर्न्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस और भी ज्यादा पावरफुल हो रही है। इससे तुम इन फ्यूचर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेपन्स को कंट्रोल कर पाओगे। हम देखते हैं कि बोबाता की ये बातें सुनते साथ साथ लुओ फेंग खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और दोबारा से इन सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ साथ ही बोबाता अभी भी उसे बता रही होती है, अगर तुम इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाओगे। बोबाता की ये सारी बातें सुनते हुए लुओ फेंग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ उसे आंसर करते हुए कहता है, लेकिन मैं अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुका हूं। ये कहते में जैसे ही लुओ फेंग को दोबारा से उसके सर में पेन होता है तो वो एकदम से सीढ़ियों में पीछे की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर बोबाता फटाफट उसकी बैग पर आकर उसे सपोर्ट देते हुए स्टेबल करती है और कहती है, लुओ फेंग, खुद को संभालो। वो फेंग को धक्का लगाते हुए खड़ा करती है और फिर उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, यहाँ पर टोटल 3333 स्टेप्स हैं, जिसमें से तुम ऑलरेडी 1060 कदम आगे बढ़ चुके हो और अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। ये बोलने के बाद वो बोबाता फेंग को धक्का लगाने लगती है और उसे सपोर्ट करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। इवन वो उसे खींच भी रही होती है, पर फिर भी फेंग और आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो उसे बताती है, अगर तुम और 500 स्टेप्स आगे बढ़ जाते हो तो तुम इनहेरिटेंस को हासिल करने में हेल्प करने वाले ट्रेजर्स को पा सकते हो। बोबाता की ये बात सुनकर लुओ फेंग अपनी क्लाउड ड्रॉपिंग वाइन का इस्तेमाल करते हुए उन ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करता है, जो देखकर बोबाता भी खुश होने लगती है। पर जब क्लाउड ड्रॉपिंग वाइन उन ट्रेजर्स तक पहुंचती है तो वो ट्रेजर्स वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर बोबाता उसे बताती है, लगता है कि इनहेरिटेंस हासिल करने वाले के प्रोसेस में कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करती। ये बोलते हुए बोबाता को एक आइडिया आता है और वो अपनी वर्चुअल स्पेस या अटूका को बाहर निकाल लेती है और जैसे उसे यहाँ इन सीढ़ियों के ऊपर छोड़ती है तो बेचारी अटूका तो नीचे गिर गई थी और वो इन सीढ़ियों से भी नीचे जाते हुए इस आउटर स्पेस में खोने ही वाली होती है कि तभी बोबाता अपनी टेल से उसे पकड़कर दोबारा से ऊपर ले आती है। इस सब से हम देखते हैं कि बेचारी अटूका की तो चीखें निकल गई थी और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जबकि यहाँ बोबाता उसे पकड़े हुए अभी भी सोच रही होती है, इंटेलिजेंस लाइफ की फॉर्म फिजिकल फॉर्म से अलग होती है, इसीलिए हम डीमन वॉइस से इफेक्ट नहीं होते और शायद यही रीजन है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये बोलते हुए बोबाता अटूका को दोबारा से विजुअल स्पेस में भेज देती है और हम देखते हैं कि अटूका तो यहाँ पर बोबाता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और जोर जोर से चीख रही थी, पर बोबाता उसकी एक नहीं सुनती। उसे भेजने के बाद बोबाता कहती है, अगर ऐसा है तो फिर ये हो जाए। उसके कहते साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग के पीछे से उसकी क्लोन बॉडी मूशा बॉडी आ जाती है। उसे देखकर फेंग भी खुश हो जाता है और कहता है, मेरी मूशा क्लैन क्लोन बॉडी एक एनर्जी बीइंग है और इसका ऑरा भी मेरी बॉडी के जैसा ही है, ये जरूर ट्रेजर्स को हासिल कर लेगा। ये कहते हुए लुओ फेंग अपनी उस दूसरी बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे उन ट्रेजर्स की तरफ ले जाने लगता है और हम भी देख पाते हैं कि मूशा बॉडी तो बड़ी आसानी से इन सभी सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ती जा रही होती है। उसके ऊपर ना तो कोई प्रेशर लग रहा होता है और ना ही डीमन वॉइस उसे इफेक्ट कर रही थी और फिर ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए वो सारे स्टेप्स को आगे बढ़ते हुए उन ट्रेजर्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है, जो देखकर बोबाता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो इवन खुशी के मारे डांस करने लगी थी और फेंग भी यह देखकर सुकून का सांस ले रहा होता है। तो अब जैसे ही मूशा बॉडी उन ट्रेजर्स के पास पहुंचती है तो बोबाता भी फटाफट से मूशा बॉडी के पास आ जाती है